जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। मैं अरुण सेमाल और स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकादमी में। दोस्तों, सीटीईटी जुलाई 2023 में इसका पेपर होने वाला है और इसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि सीटीईटी सेंट्रल लेवल पर होता है। अमूमन इसका जो रिजल्ट रहता है वो 1.5% या 2% के बीच रहता है। आप समझ सकते हैं कि सीटीईटी का जो पेपर होता है कितना टफ आ सकता है। आप इसको हल्के में नहीं ले सकते। इसके लिए हम आपसे केवल हिंदी पेडागोजी का तैयारी कराने वाले, जो 30 नंबर की हिंदी पूछी जाती है, वो गद्यांश से संबंधित हो या पद्यांश से संबंधित हो या हिंदी पेडागोजी से संबंधित हो, उन सब प्रश्नों को हम हल कराने वाले हैं। रोज रात 8 बजे हमारा सेशन चलेगा। इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा और अगर आप पीडीएफ भी आपको इसका चाहे तो कमेंट में आप नंबर दे सकते हैं, हम आपको पीडीएफ भी फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखते हुए आपकी मनोकामना पूर्ण हो, आप सक्सेस हो, इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न होगा, पहले प्रश्न की बात करें आज, इसमें लिखा है कि आप भाषा शिक्षक के रूप में पाठ्य सामग्री के किस स्वरूप को अपनाना चाहेंगे। मतलब आप भाषा शिक्षक बनने जा रहे हैं और आपको पाठ्य सामग्री के रूप में आपको किसको अपनाना चाहिए, तो यह चुनना आपको सही होगा। मूर्त विवरणात्मक या विश्लेषणात्मक, अमूर्त विवरणात्मक या विश्लेषणात्मक, ये मूर्त विवरणात्मक और अवधारणात्मक, मूर्त अवधारणात्मक और अवधारणात्मक। तो इसमें क्या है, आप भाषा के शिक्षक बन रहे हैं, आपको बच्चे के अंदर जो ज्ञान प्रदर्शित करना है उसको बाहर निकालना, क्योंकि बच्चे के अंदर ज्ञान स्वतः ही प्रवृत्त होता है, आपको उसको बाहर निकालना है, उसके लिए आपको समर्पित होना है। इसके लिए आपको जो है पाठ्य सामग्री के रूप में कैसे आपको अपनाना चाहिए, तो मूर्त विवरण से विश्लेषण, अपने आंतरिक भावों और विचारों को, जो आपके अंदर जो नींव है, वास्तविक नींव, उसको बाहर लेकर के उसको विश्लेषण आपने करना है, अर्थात ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, एक विद्यार्थी जिसके घर की भाषा और विद्यालय की भाषा अलग अलग है, आप इस संसाधन के रूप में, एक संसाधन के रूप में उसकी कैसी मदद कर सकते हैं। कहने का मतलब, विद्यार्थी जो होता है, विद्यालय जो होता है, वो बहुभाषीय प्रवेश में भी कई बार हो जाता है, क्योंकि वहां जो बच्चा पढ़ने आता है वो कई सारी भाषाओं को एक ही भाषा जानने वाला नहीं होता। वो कोई, माना दिल्ली में है, सेंट्रल लेवल का स्कूल है, तो वहां क्या होगा कि वहां पंजाब के भी होंगे, हरियाणा के भी होंगे, उत्तराखंड से भी होंगे, यूपी के होंगे, मध्य प्रदेश के होंगे, अलग अलग स्टेट से होंगे और उनकी बोली भाषाएं सब अलग अलग होती है। तो आप भाषा के शिक्षक हैं, हिंदी आप पढ़ा रहे हैं, या तो आपको किस प्रकार से इसके किसके अनुरूप चलना होगा, उसे कक्षा में अधिक समय ध्यान देकर देना होगा, या कक्षा में बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में उपयोग करके, या उसको गृह कार्य से संबंधित कार्यों में लचीलापन दे करके, या कक्षा में उसकी मातृभाषा में शिक्षण करा के। अब ये तो संभव नहीं है, कक्षा में हर किसी को मातृभाषा में शिक्षण कराएंगे तो ये तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, वहां तो बहुभाषीय थी। ठीक है, अगर उसको गृह कार्य से संबंधित कार्यों में लचीलापन, अगर उसको कह दिया जाए कि गृह कार्य इसको कम देंगे तो ऐसे भी नहीं चल सकता, और उसे कक्षा में अधिक समय और ध्यान देना होगा, ऐसा भी मुमकिन नहीं होता कि एक ही बच्चे पर फोकस किया जाए। अर्थात इसका दो का जो है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही आ जाएगा। कक्षा में बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में उपयोग करना। ठीक है, बच्चों से ही कुछ ऐसा करना कि आप अपनी अपनी भाषाओं का प्रयोग करें ताकि कुछ ही दिन में वो समायोजित हो पाए। देखिए, आपको कुछ ऐसा करना होगा। प्रश्न नंबर 3 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन कौशल का उच्चतम स्तर है। लेखन कौशल का उच्चतम स्तर कौन सा हो जाएगा, सही वर्तनी, संयुक्ताक्षर लिखना, लेख लिखना, वाक्यों में कठिन शब्दों का प्रयोग करना। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, इनका जो सही वर्तनी
ये भी लेखन कौशल का क्या है, हिस्सा नहीं है। संयुक्त अक्षर, छोटे अक्षर, ये भी नहीं होगा। वाक्यों में कठिनता, शब्दों का प्रयोग करना, ये भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका लेख लिखना। अगर अगर आप सही वर्तनी पर फोकस करेंगे तभी जो है लेखन कौशल उच्चतम नहीं हो सकता, आपका लेख सुलेख अच्छा नहीं हो सकता। संयुक्त अक्षर, छोटे अक्षर लिखोगे तभी उसका नहीं। कठिन अक्षरों का प्रयोग ये नहीं, केवल लेख लिखने से, सुलेख लिखने से, करत करत अभ्यास का, यानी अभ्यास करने से आपका लेख जो है बहुत सुंदर हो सकता है। प्रश्न नंबर 4 की बात करें, पियाजे के अनुसार भाषार्जन की प्रक्रिया है। पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार तो भाषार्जन की सही प्रक्रिया क्या है? साहचर्यजन जन्य, सुमेलन, युक्तिजन्य, ये सामाजिक। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा युक्तिजन्य, क्योंकि पियाजे के अनुसार भाषार्जन की प्रक्रिया है युक्तिजन्य, यानी युक्ति का मतलब जोड़ना, ठीक है, लोगों को जोड़ना। प्रश्न नंबर 5 की बात करें, समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के लिए एक उपकरण में के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? यानी समग्र भाषा उपागम में भाषा अधिगम के एक लिए एक उपकरण के रूप में क्या प्रयोग किया जा सकता है? क्रिया, साहित्य, बाल कविताएं या खिलौने। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा साहित्य। आपको भाषा अर्जन करना है, क्रिया से संबंधित नहीं हो पाएगा, बाल कविताएं पढ़ के भी संपूर्ण जो उसका विकास है नहीं हो पाएगा, खिलौने तो इसमें है ही नहीं। ये साहित्य पढ़कर ही आपको भाषा का उपागम, भाषा में अधिगम के लिए उपकरण का के रूप में प्रयोग करना है, तो आपको साहित्य की मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 की बात करें, भाषा की पाठ्यपुस्तक का संक्षिप्त पक्ष क्या है? संक्षिप्त पक्ष क्या हो गया? पुस्तक की वर्तनी, पुस्तक में चित्रों का स्थान, विषय वस्तु का चयन, ये वर्तनी एवं चित्र सज्जा के साथ उत्तम विषय वस्तु। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा संक्षिप्त पक्ष क्या हो गया, सॉरी ये पा लिखना था इसमें, संक्षिप्त, ठीक है। संक्षिप्त पक्ष क्या हो जाएगा? विषय वस्तु का चयन, यानी आपको जो विषय सारणी आती है उसी से पता लग जाता है कि पाठ के अंदर क्या क्या चीज है, ठीक है। आपने लिख दिया माना कि 2 वॉल्यूम की कथा, ठीक है, प्रेमचंद जी ऐसे दिया, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ये संक्षिप्त परिचय आ गया, संक्षिप्त पक्ष हो गया भाषा का, पुस्तक का, ठीक है ना। तो ये रूपरेखा भी हो गई कि इसी के अनुसार जो है पाठ नियोजित किया गया, अर्थात इसको देख करके बालक भी और शिक्षक भी जो है वो अनुमान लगा लेते हैं कि पूरे साल तक मैंने किस तरीके से पढ़ाना और किस पाठ को कितना समय देना है, अर्थात संपूर्ण समय सारणी उसको निर्धारित कर सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विषय वस्तु, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि हिंदी का सेशन हमारा चलने वाला है और हिंदी पेडागोजी में ही सीटीईटी और तमाम जो यूटीटी है या टीटी है स्टेट लेवल की, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम गद्यांश और पद्यांश वाले भी क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे। प्रश्न नंबर 7 की बात करें तो ट्रांस एंगेजिंग एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना, एंगेजिंग यानी एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना के संबंध में इन कथनों आ और बा पर विचार करना। एक भाषा से दूसरी भाषा कहने का मतलब कोई बिहार में रहता है और उसके पापा का जो तबादला जो है, यानी उनको जो नियुक्ति मिली हुई है वो पंजाब में रहते हैं और अपने परिवार को वहां सेटल करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको वो भाषा भी सीखनी पड़ेगी। एक भाषा से आपको दूसरी भाषा में जाना है, मतलब दूसरी भाषा भी सीखनी पड़ेगी। इसके लिए 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 2 में से कौन अच्छा है? आ है ट्रांस एंगुएजिंग बहुभाषावाद का एक लचीला स्वरूप है। बी होगा ट्रांस लैंगुएजिंग संप्रेषण क्षमता के संवर्धन में के लिए जानी गई है। भाषाओं के बीच एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करना है। तो इन दोनों ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, इनको आप ध्यान से पढ़िएगा।
कह क्या रहा प्रश्न? प्रश्न कह रहा है कि एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना, ये इन दोनों का तर्क कैसा रहेगा? तो ऑप्शन दिया है, उत्तर दिया है, आ सही है, बा गलत है, आ गलत है, बा सही है, आ और बा दोनों सही है, ये डी आ और बा दोनों गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है ना। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्योंकि आ और बा दोनों सही। क्या कह रहे हैं? प्रश्न था एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना, यानी ट्रांस लैंग्वेजिंग बहुभाषावाद का एक लचीला स्वरूप है, ठीक है, कठोर स्वरूप नहीं मान सकता हूं, लचीला स्वरूप हो गया। दूसरा ट्रांस लैंग्वेजिंग संप्रेषण क्षमता के संवर्धन के लिए जानी जाती है। भाषाओं के बीच एक भाषा से दूसरी में व्यवहार करना, क्योंकि उसको समाज में रहना तो उस भाषा को जरूर सीखना होगा, अन्यथा उसको आत्मग्लानि हो पाएगी। इसलिए दोनों इसमें सही आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा लग रहा है, चैनल सब्सक्राइब करें। और 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, भाषा की पुस्तक का संक्षिप्त, अच्छा सॉरी ये ऊपर भी आ गया था। भाषा की पुस्तक का संक्षिप्त आ गया, इसमें भी संक्षिप्त पक्ष क्या है? तो हमने बताया था विषय वस्तु का चयन करना, ठीक है। सॉरी तीसरी बार आ गया, पुराने आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 की बात करें, वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे व्यापक उपयोग करते हैं उन्हें जो उपयोग करते हैं वे अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। कहने का मतलब वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे व्यापक उपयोग करते हैं वे अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। यानी ये आ गया आंतरिक भाषण, व्यक्तिगत भाषण, निजी भाषण, ये मौन भाषण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी निजी भाषण। यानी बच्चे व्यापक उपयोग करते हैं, विस्तृत उपयोग करते हैं तो निजी भाषण को, क्योंकि वह उसकी अपनी शैली में बनाया गया होगा, अपनी क्षमता के अनुसार उसने शब्दों को गाड़ा होगा, उसकी तुलना में वो अधिक प्रभावशाली ढंग से उसको सीख सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, स्टीफन क्रेसन के अनुसार कौन सी अचेतन प्रक्रिया है? अचेतन प्रक्रिया कौन सी हो जाएगी? सीखना, अर्जन करना, सुनना, संप्रेषण। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी अर्जन करना। स्टीफन क्रेसन के अनुसार कौन सी अचेतन अवस्था है? तो सीखना। सीखना क्या होगा? ये आंतरिक भाव से भी उत्पन्न हो जाता है, अचेतन आंतरिक मन से, ठीक है, कि उसके अंदर से आवाज आती है कि यह चीज मुझे जाननी चाहिए, यह चीज, वह कार्य मुझे करना चाहिए। आंतरिक मन हमें पहले फोर्स करता है कि कार्य को करने के लिए, ठीक है। तो अचेतन मन भी एक प्रभावशाली होना चाहिए किसी कार्य को, किसी चीज को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, कक्षा में चर्चा के दौरान कक्षा में चर्चा के दौरान कक्षा 5, ठीक है, ये 5 लिखा गया है, गलती लिखा गया था। 5 की एक विद्यार्थी भ्रष्टाचार के कारणों पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इस दौरान ना तो वह दूसरों के विचारों से सहमति प्रकट करती है और ना ही दूसरे के नजरिए से विषय वस्तु को देखने की कोशिश कर रही है। पियाजे के अनुसार वह किस प्रकार के भाषण में शामिल है? यानी वह कौन सा भाषण प्रस्तुत कर रही है? आत्म केंद्रित भाषण, सामाजिक भाषण, व्यक्तिगत भाषण या निजी भाषण। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह आएगा आत्म केंद्रित, स्व परिकल्पना से जागृत। कई लोग होते हैं, जो कई बच्चे भी होते हैं जो एक तो रटंती विद्या वाला भाषण देते हैं, उन्होंने पर्चे से याद किया और जैसे जैसे बोलते जाते फ्लो उनका बनता जाता है, बीच में रुक गए तो फिर अटक गए। और एक कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो आत्म केंद्र, मतलब उस पर पढ़ करके उसने जो समझा है उसको आंतरिक भाव से प्रयोग करके उसको बोलना, अब यानी वो भाषण जो प्रभावशाली होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 की बात करें, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों को व्याकरणिक संरचना को समझने के लिए भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? यानी जीन पियाजे के अनुसार जो है
विद्यार्थियों को व्याकरण की संरचना, व्याकरण के नियम सीखने चाहिए, तो भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? समृद्ध लिखित सामग्री प्रदान करें और विद्यार्थियों को विभिन्न संरचनाओं की खोज करने दें। विद्यार्थियों को अधिक से अधिक व्याकरणिक अभ्यास करने के लिए दें। विद्यार्थियों को पुस्तक से संरचनाओं का याद करने के लिए कहें। विद्यार्थियों को विभिन्न संरचनाओं पर कोई एक प्रदत्त कार्य दें। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा गया है समृद्ध लिखित सामग्री प्रदान करें और विद्यार्थियों को विभिन्न संरचनाओं की खोज करने दें। मतलब वो खुद करेगा तो ज्यादा सीखेगा। विद्यार्थियों को अधिक से अधिक व्याकरण अभ्यास करने दें, अभ्यास से नहीं हो पाएगा। और विद्यार्थियों को पुस्तक की संरचनाओं को याद करने से भी नहीं हो जाएगा। विद्यार्थियों को विभिन्न संरचनाओं पर कोई एक प्रदत्त ये भी नहीं हो पाएगा, बल्कि वह विद्यार्थियों को विभिन्न संरचनाएं खोज करने दें। खुद खोजेंगे, खुद ढूंढेंगे, तो वो ज्यादा सक्षम हो पाएगा, मजबूत हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, इंपोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है ये। मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद क्या है? मातृभाषा आधारित जो है वो बहुभाषावाद क्या हो जाता है? ए ऑप्शन है किसी भी विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना और बाद में अनेक भाषाओं को जोड़ते जाना। बी है किसी भी विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना और बाद में अंग्रेजी को माध्यम के रूप में लेना। सी है माध्यम के रूप में मातृभाषा में सीखना और अंग्रेजी को भाषा के रूप में सीखना। डी है विद्यालय शिक्षा के प्राथमिक वर्षों के दौरान जहां तक संभव हो सके अधिक से अधिक भाषाएं सीखना। तो 14 को जो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन इस पे आ जाएगा। यानी इसमें कहा गया है किसी भी विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना और बाद में अनेक भाषाओं को जोड़ते जाना। यानी पहले मातृभाषा से सीखना, क्योंकि उसकी जो पारिवारिक भाषा होती है वो मातृभाषा ही होती है, और एकदम से हम उसे अगर क्षेत्रीय भाषा से जोड़ेंगे या राष्ट्रीय भाषा से जोड़ेंगे तो फिर उसको कठिन हो जाएगा। इसलिए उसको मातृभाषा से धीरे धीरे उसमें विकास करना और धीरे धीरे जो है अन्य भाषाओं से उसको जोड़ना। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता क्या है? आगमन विधि की विशेषता क्या हो जाएगी? पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, पहले नियम बताना, पहले नियम का विश्लेषण करना, पहले मनोरंजन गतिविधियां करना। तो 15 को जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। व्याकरण शिक्षण का आगमन विधि का यही नियम है कि पहले उदाहरण देना और बाद में उसको समझाना। ठीक है, ये नहीं कि पहले हमने नियम बता दे फिर समझा दे, ये पहले नियम का विश्लेषण करना नहीं, पहले उदाहरण देना, तब क्योंकि मजबूत हो पाता है बालक के अंदर जो है स्थापित हो पाता है, घर का पाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? भाषा, उस भाषा का व्याकरण जानना, शब्दों के अर्थ को जानना, उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह जाएगा डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है ना, उस भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करना है। मतलब किसी भाषा पर हमने अधिकार प्राप्त करना है, किसी भाषा को हमें बहुत बढ़िया ढंग से सीखना है, बोलना है, समझना है, तो उस भाषा का बहुत अधिक प्रयास करना, क्योंकि प्रयास करने से ही चीजें प्राप्त हो पाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी क्या होने वाली है? आप भाषा के शिक्षक हैं और बच्चों में समावेशी शिक्षा, तो आप कैसे उसको प्रभावशाली बना सकते हैं, बच्चों तक अपनी बात को समझा सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। पहला है विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना, बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना, बच्चों को विभिन्न प्रकार की दृश्य सामग्री प्रस्तुत उपलब्ध कराना, बच्चों का आंकलन करते समय अति उदार बनना। ये तो बहुत गलत हो जाएगा कि अति उदार जो है वो उदार आप बच्चों को शिक्षा नहीं प्राप्त करा सकते। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मतलब आप उदार नहीं बन सकते। तो इसलिए क्या है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन इसका सही हो जाए, क्योंकि ऊपर पूछा है कि जिम्मेदार नहीं। आपकी मुख्य जिम्मेदारी यह नहीं होगी कि आपको उदार भाव से नहीं पढ़ाना,
बल्कि उनको जो है फ्रीडम माइंड से पढ़ाना, सबको समावेशी करके पढ़ाना है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन हमारा हो जाएगा आज, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में पठन को प्रोत्साहन जानने की आवश्यकता होती है। तो जो स्थान जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा, सामूहिक, वैयक्तिक या ससर या मौन। तो 18 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आ जाएगा, वैयक्तिक भी। ठीक है, क्या आ जाएगा इसमें, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में वैयक्तिक पठन को प्रोत्साहन के लिए जानने की आवश्यकता होती है। तो ये कुल मिलाकर के 18 प्रश्नों का हमने आज यहाँ पर विश्लेषण किया। 2 प्रश्न इसमें एक साथ आगे थे। कल से हम फिर से हम विधिवत रूप से रोज रात 8 बजे आपको हिंदी का सेशन देने वाले हैं, जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो पाएगी। जय श्री कृष्ण लिखते हुए कल फिर मिलते हैं। राधे राधे।